तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। अभी हमारे पास में सवाल है पीएमटी एमपी पीएमटी 2010 का सवाल है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। तो अभी हम 11 नंबर से चालू करते हैं। आपने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, यानी इसके पिछले प्रीवियस वाले पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप वहां से जाके इसके पहले के क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं। तो एमपी पीएमटी 2010 का सवाल है, विच फोर्स इन नेचर एग्जिस्ट एवरीवेयर। नेचर में कौन सा फोर्स हर जगह अवेलेबल होता है, हमेशा एक दूसरे के बीच लग रहा होता है, कौन सा फोर्स होता है? हमारा कौन सा फोर्स होता है? न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक बोल सकते हैं हर एक बॉडी के बीच में ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। कहां पर? ये नेचर में, नेचर में हमेशा ये प्रेजेंट होगा। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। तो चलो इस बार क्वेश्चन है नीट 2017 का, ज्यादा पुराना नहीं है, बस 6-7 साल पुराना है। 2 एस्ट्रोनॉट आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कांटेक्ट विद देयर स्पेसशिप द टू व्हील। यानी कि 2 स्पेस हमारे पास में एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि स्पेसशिप से क्या हो गए हैं, उन्होंने कांटेक्ट खो दिया है, स्पेसशिप भी पता नहीं कहाँ चला गया है। अब जो है दोनों के बीच में क्या होने वाला है, तो कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब वो एक दूसरे के साथ में ऐसे एक जो है फ्लोट करते रहेंगे, ऐसे किसमें स्पेस में तैरते रहेंगे, और क्या होगा कि उनके बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। मूव टूवर्ड्स द ईच अदर, वो दोनों आपस में पास में आएंगे। क्यों पास में आएंगे? क्योंकि उनके बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है? पुलिंग फोर्स है, या आपस में जुड़ेंगे दोनों आकर के, तो आपस में पास में आएंगे। मूव टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मूव अवे फ्रॉम द, दूर जाएंगे क्या? कोई इन्हें रिपेलेंट होता है क्या? नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई भी रिपेल वाली चीज नहीं होती है। विल बिकम स्टेशनरी, ऐसे ही सीधे खड़े रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके बीच में क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है, उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ज्यादा कठिन सवाल नहीं था, सरल सा सवाल था, और कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया हो तो एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ और सोचो कि अगर ऐसा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स अकेला है, क्या हो सकता है? तो यही होगा। चलो हम चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन में। तो अभी हम आ गए 13 नंबर सवाल पर। वन कैन इजिली वेट द अर्थ बाय कैलकुलेटिंग द मास ऑफ अर्थ यूजिंग फार्मूला। कोई भी अर्थ का जो है मास जो है उसका वेट जो है निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है? तो हाँ, उसका जो है हम लोग निकाल सकते हैं, मास जो है निकाल सकते हैं किसका? अर्थ का। कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास में ये 4 ऑप्शन हैं जो कि देखने में बड़े ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं। ये एममेड 2010 का सवाल है, तो इसको हम सिंपली करना स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है फोर्स इक्वल टू होता है किसी भी, हमारे पास में कोई अर्थ के ऊपर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास में उसमें जो है अर्थ की ग्रेविटी भी लग रही होगी, और इसके बीच में जो है ग्रेविटेशनल पुल भी हो रहा होगा। तो हम पहले लिखते हैं ग्रेविटी कितनी लग रही होगी, यानी फोर्स कितना लगा रही होगी अर्थ उसके ऊपर अपनी ओर खींचने के लिए। F इक्वल टू mg एंड F इक्वल टू जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा? G m1 m तो यही हो जाएगा, और उसका मास जो भी ये है इसका मास, और ये अर्थ का मास। तो यहाँ पे ये अर्थ का मास हो गया अपॉन ये आ जाएगा हमारे रेडियस ऑफ द अर्थ RE²। ये F जो है mg के बराबर है, तो यहाँ पे हम ये F को हटा के mg लिख दें, तो m से m जो है निकल जाएगा। हमको मास ऑफ द अर्थ चाहिए, इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, बाकी सबको हम इधर ले आएंगे। तो हमारे पास में जो निकल के आएगा फार्मूला, g ऊपर ही रहेगा, RE जो है यहाँ पे इंटू में चला जाएगा RE का स्क्वायर, और g जो है ऊपर है तो वो नीचे आ जाएगा। अब देख लो इस तरीके का ऑप्शन किसमें दिख रहा है, इस तरीके का, इसमें स्मॉल g ऊपर है, इसमें कैपिटल G है, तो ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन भी। ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं लगा, यहाँ क्यूब लग गया, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके के ये छोटे छोटे सवाल हैं, आपको जो है आने चाहिए, बहुत सिंपल से हैं। कुछ फार्मूले याद कर लोगे तो ये सवाल हो जाएंगे। नीट में अक्सर फार्मूले बेस्ड ही सवाल आते हैं। अभी का हम नहीं कह सकते, 2025 का पेपर जो थोड़ा टफ आ गया था,
लेकिन उम्मीद है आगे जो है ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी। पेपर जो है लेंदी हो सकता है, कंसेप्चुअल हो सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो कितना भी कठिन पेपर आ जाए आपसे जो है बन जाएगा, आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो हमारा 14 नंबर का सवाल ये भी AMU मैट 2010 का है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है और थोड़ा तगड़ा भी लग रहा है देखने में। तो चलिए हम इसको पढ़ करके शुरुआत तो करें कम से कम। तो किसी भी सवाल को छोड़ना नहीं है, छोटा मोटा सवाल नहीं होता है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आपने अगर उस सवाल को पढ़ा है, सवालों को पढ़ा है अच्छे से, तो आप जो है नए सवालों को भी करने की कोशिश कर पाओगे। अगर बाई चांस आपने जो है ग्रेविटेशन के नाम पे बस आप इतना जानते हो जो F=G(m1m2/r²), इतना खाली जानते हो तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जो है आप अगर सवाल करके नहीं जाओगे तो फिर अदरवाइज क्या होगा, कुछ नहीं। फिर आप देखोगे अरे इतना बड़ा सवाल है, कौन टाइम खराब करे, कौन पढ़ेगा, इसलिए इसको हटा दो। जरूरी नहीं है कि सवाल पढ़ने में बड़ा है तो उसका आंसर भी बड़े करके आए। तो 3 equal masses of 1 kg each are placed at the vertices of the equilateral triangle PQR। ठीक है, ट्रायंगल है हमारे पास में एक ये ट्रायंगल बना है, ये देखो ये क्या बन गया यार, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है इसका नाम, PQR। ठीक है, ये बन गया। एंड अ मास ऑफ 2 kg प्लेस एट द सेंट्रोइड। सेंट्रोइड मतलब कि यहाँ से तीनों के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। समझ गए, बराबर दूरी को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। of a triangle which at distance of the √2 meter of each of the vertices। यानी कि यहाँ से कितना दूरी है, यहाँ का √2 मीटर है, ये भी √2 मीटर है, ये भी √2 मीटर है। यहाँ पे 1 kg मास है, यहाँ भी 1 kg मास है। ठीक है, यहाँ भी 1 kg मास है। फ्रॉम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2 kg, 2 kg के ऊपर कितना मास जो है फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। चलिए मैं आपको देसी तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे कोई चीज रखी है, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में जो भी कुछ लग रहा होगा। ठीक है, तो ये इसको किधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये वाला इसको कहाँ खींचेगा, यहाँ खींचेगा, ये वाला इसको कहाँ खींचेगा, यहाँ खींचेगा। तीनों साइड से बराबर मात्रा में इसको खींचेगा तो कहाँ जाएगा, ये कहाँ किधर को जाएगा, कहीं नहीं जा पाएगा बच्चे, कहीं नहीं जा पाएगा, किधर भी नहीं जाएगा, वहीं पे रहेगा। तो फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स तो जब कैलकुलेट करेंगे ना, जब वो कहीं जा रहा होगा, खींच के ले जा रहा होगा, लेकिन वो तो कहीं ले ही नहीं जा रहा है। हम इस चौक को इधर भी खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहे हैं, इसको कुछ नहीं कह सकता मैं। इस पेंसिल को हम इधर भी खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहे हैं। ठीक है, किधर जाएगी ये, अरे कहीं नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, कहीं जा रही है क्या। तो इसके ऊपर क्या फोर्स है, कुछ नहीं, फोर्स जीरो। हम इस बोर्ड को धकेल रहे हैं, ये कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो फोर्स कितना कैलकुलेट होगा, कुछ नहीं, क्योंकि ये कहीं जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जा नहीं रहा है तो हम जो है इसके ऊपर ये इसी तरीके से यहाँ पर ये इसका यानी कि नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स है इसका जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। और यहाँ से क्योंकि इधर भी इसको खींचा जा रहा है, इतना इसको भी इधर भी खींचा जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ इधर आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट कुछ इधर आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट कुछ इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जब हम तीनों को बराबर करेंगे, रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, अपोजिट होने की वजह से ये सारे कट जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। सवाल बड़ा था लेकिन आंसर बहुत हल्के में आ गया। तो AMU मैट 2010 का सवाल है, देसी तरीके से पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप वैसे हम, भाई। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, बस प्रैक्टिस करते जाओ। एक चीज यही बोलता हूं मैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ट्रू। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है या फिर सही है, ट्रू है। तो इसमें से सबसे पहले तो देखो, सबसे पहला तरीका होता है सवाल करने का, केरला के जितने भी एग्जाम वगैरह होते हैं उनमें लगभग 5 ऑप्शन ही रहते हैं। ठीक है, तो मेडिकल के एग्जाम में जो है आप देखोगे तो दरअसल 4 ऑप्शन आते हैं, लेकिन केरला के जो एग्जाम होते हैं उनमें 5 आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, सोचिए गलत होने के चांसेस आपके बढ़ गए। ठीक है, तो आप जो है एक ये फोर्स है क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G के बारे में बात कर रहा है।
ये तो एक कांस्टेंट है, फोर्स तो नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसके पास यूनिट होती है, इसके पास यहाँ पे लिखा है इट हैज नो यूनिट, तो ये भी गलत हो जाएगा। इट हैज द सेम वैल्यू इन ऑल सिस्टम ऑफ द यूनिट, नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है। इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द मास, मास की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है क्या? नहीं करता है, क्योंकि हमेशा एक जैसा रहता है। हमारे पास में एक लास्ट ऑप्शन है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम इन विच बॉडीज आर केप्ट। आपने अगर हमारे फर्स्ट या सेकंड जो है आपने देखा है वीडियो, इसका ये थर्ड वाला नंबर का है, और आपने जो फर्स्ट या सेकंड देखा है तो वहां पे शायद फर्स्ट में मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन करवाया है, जिसमें बोला गया है कि दो मासेस का सिस्टम को पहले एयर में थे, हमने उसको किसी में डिप कर दिया तो स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 3 थी, तो आप बताइए कि जो है उनके फोर्स कितना चेंज हुआ। तो हमको आपको बताया था कि जो जी की वैल्यू डिपेंड किसी के ऊपर नहीं करती है, यानी कि जो उनको चाहे तेल घी शक्कर कहीं भी रखो, उसको केरोसिन में डाल दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किसी का भी कोई इफेक्ट नहीं करता। अभी एफ लग रहा है तो आप जहां भी ले जाओगे तब भी एफ फोर्स ही लगने वाला है। तो डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मीडियम, किस मीडियम में रखा है किसी पर वो डिपेंड नहीं करता है। बहुत अच्छे से ये ऑप्शन हमारा ई नंबर का इसमें आंसर सही हो जाएगा। केरला पीटी 2005 का सवाल है। अब चलिए हम चलते हैं, हमने इसमें 2 क्वेश्चन और ऐड किए हैं। हमने जो 2 क्वेश्चन अभी हम करवा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन थे जितने भी थे ये पूरे बेस्ड ऑन थे, किस पर बेस्ड थे? ये बेस्ड ऑन न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड थे। जितने भी टोटल क्वेश्चन थे, अभी टोटल 17 क्वेश्चन होने वाले हैं। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे आगे के, वो फिर से 1 से स्टार्ट होंगे, और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे? वो डिपेंड होंगे हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड होंगे, वहां पे आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। आप क्वेश्चन करके ही आज तक कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे फिर, ठीक है। तो बाद में पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ते तो हम डेली है, नोट्स बना के रख लिए हैं, किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने करी नहीं है। तो इस बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, अच्छे से अच्छे नंबर लेके आइए। अब थोड़े से 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 1-1, 2-2 मिनट के, तो उनको और देख लो, फिर ये लेक्चर जो है समाप्त हो जाएगा। तो ये सवाल है एमपीपीएमटी 2010 का, करेक्ट फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, और हो सकता है ये नीट 2026 में टपक पड़े, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन ये है, जो ये क्वेश्चन है ये अभी आया था रिसेंटली, 1 या 2 साल के अंदर किसमें? नीट में आया था, ठीक है। कहां से आया था? ग्रेविटेशन से नहीं आया था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था, कोई भी अंतर नहीं था, बस यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F = जो K और Q1 Q2 वाला, वो वहां से जो है सवाल आया था, अभी 2-3 साल के अंदर ही आया हुआ है, ठीक है। तो ये नीट के अंदर आ चुका है, तो हो सकता है कि अगली बार ग्रेविटेशनल लॉ से आ जाए, क्योंकि ये वाले में क्या है, बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि कौन सा हमको टिक करना है। सबसे पहले अगर करेक्ट फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म या करेक्ट फॉर्म जो पूछा है, वेक्टर फॉर्म या फिर करेक्ट फॉर्म जो पूछा है, तो सबसे पहले तो आपको जो है देखना है किसमें वेक्टर ज्यादा लगे हुए हैं, और नीचे आपको क्या ढूंढना है? R³ ढूंढना है। क्या ढूंढना है? R³। आपको एकदम देसी तरीका बता रहा हूं सब सॉल्व करने का और सही करने का, क्योंकि आपको वहां पे कोई भी आपको फिजिसिस्ट बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं आप, क्या है, एक सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसको आप जो है उसको पार करना चाहते हैं, तो आपको स्मार्ट माइंड से काम करना पड़ेगा, यानी कि सवालों को ज्यादा से ज्यादा सही कैसे करना है इस पर काम करना है, ना कि हमको इस चीज पर काम करना है कि हम बहुत ज्यादा हम कैसे सीख सके, ये चीज पर काम मत करो, हमको सवाल ज्यादा से ज्यादा कैसे सही करना है। सबसे पहले आपको वेक्टर फॉर्म या करेक्ट फॉर्म पूछा जाए, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक में भी आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो R³ ढूंढना है, तो इसमें R² है, तो ये तो पहले इनको हटा दो, निपटा दो यहाँ से, ठीक है। अब हमारे पास में 2 क्वेश्चन है, तो हमारे पास में अब चांस बन गया 50-50 का। कितने का? 50-50, या तो सही होगा या गलत, ठीक है। अभी अगर 4 ऑप्शन होते तो आपके सही होने के चांस मात्र 25% थे, तो अभी से हम बढ़ करके 50-50 पे आ गए। तो अब इसमें से देखो कि आपको R वेक्टर किसमें दिख रहा है, ऊपर से लगा हुआ, ठीक है। R वेक्टर हमको इसमें दिख रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन जो है, और माइनस लगा हुआ है। ये माइनस का मतलब ये नहीं है कि माइनस हमारा फोर्स नेगेटिव आएगा, माइनस का मतलब ये है फिजिक्स में कि 2 चीजें आपस में क्या हो रही हैं, पुल हो रही हैं। क्या हो रही हैं? पुल हो रही हैं, यानी ऐसा फोर्स है जो खींच रहा है। अब मान लो ये फोर्स जो होता रिपेल करता, तो हम प्लस माइनस कैसे लगाते?
रिपेल करता तो क्या लगाते, तो इसीलिए हमने कौन सा लगाया है, पुल कर रहा है यानी निगेटिव, ठीक है। पुल के लिए हम कौन सा लगाते हैं, निगेटिव लगाते हैं। तो ये हमारा माइनस G m1m2 r जो वेक्टर है, यानी कि जैसे इसके और इसके बीच, तो r वेक्टर जो है, r वेक्टर कहाँ से कहाँ तक है, इस पॉइंट के इस पॉइंट, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, और r क्यूब नीचे। तो ये हमारा ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जो है सवालों को सही करना है, ठीक है। तो लास्ट सवाल ये है हमारे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, RPMT 2000 में आया हुआ, केरला PT 2012 में आया हुआ है, यही सेम सवाल। और ये ऐसे सवाल जो है अक्सर नीट में आते रहते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे सवाल हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको सही आंसर आना चाहिए। रीजन ऑफ द वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट, वेटलेसनेस जो है सैटेलाइट के अंदर क्यों आती है, या फिर सैटेलाइट के अंदर कोई भी होता है तो वहाँ पर जो है वो वेटलेस क्यों फील करता है, ठीक है। जीरो ग्रेविटी, क्या जीरो ग्रेविटी होती है, नहीं होती है। ग्रेविटी तो हर जगह काम कर रही होती है, वो हमारे निचले ऑर्बिट पे होते हैं, वहाँ भी घूम रहे होते हैं, वहाँ भी जो है उनको ग्रेविटी फील होती है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वजह से ये कोई ऑप्शन में ही नहीं है। जीरो रिएक्शन फोर्स बाय सैटेलाइट सरफेस, यानी कि सैटेलाइट के सरफेस पर क्या होता है, जीरो रिएक्शन फोर्स होता है, इस वजह से जो है क्या आता है, वेटलेसनेस आता है सैटेलाइट के अंदर, ठीक है। तो नन नहीं होगा इसमें, ये वाला सवाल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको कर लो, आपके जो है